हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आपने लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था आपने फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो कि हमने वन शॉट लेक्चर करा था, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे। तो सेम एज अब हम अपना करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये भी हमारा पूरा वन शॉट है। फिर उसके बाद हम सेम एज हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अपना पूरा पहले चैप्टर करेंगे, देन उसके रिगार्डिंग फिर हम जो भी हमारे PYQs हैं, क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आए हुए, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेम एज इसी पॉइंट को आगे फॉलो करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। आपको पता है सारा ही मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था कि आपके तीनों चैप्टर्स कितने मार्क्स के आ रहे थे, आपके 16 मार्क्स की। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड टॉपिक इसमें आपको हमने पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब जिसमें फॉर्मेशन होगा आपका मेल का और फीमेल का। आप डायरेक्टली आप सिस्टम तो पढ़ लोगे, आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन कैसे हुआ स्पर्म का और ओवम का। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड उसके बाद आपका है आपसे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद आप जो पढ़ने वाले हो यहाँ पे वो पढ़ोगे आप पार्चुरेशंस पढ़ोगे ये वाला, उसमें एंड लैक्टेशंस पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें हमको पढ़ने हैं यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एक इंट्रो दिया हुआ है जिसमें कि आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका मेल फीमेल में क्या क्या होता है। तो देखो, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूडेड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म इन अ मेल और ओवम इन अ फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंसेमिनेशन मीन्स क्या होता है, जो आपका स्पर्म होता है वो फीमेल वाले ट्रैक्ट तक ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशंस, ये भी आपको पता है। ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। अब फाइनली जो आपका जब स्पर्म और ओवम के साथ जब फ्यूज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, उसके बाद वो बनाएगा क्या, जायगोट। एंड जायगोट अंडरगो इन अ डेवलपमेंट एंड डिविजन्स में जाएगा, उसकी सेल बहुत सारी डिवाइड होंगी एंड फॉर्म अ एम्ब्रियो। ठीक है, एंड दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मतलब बेटा जब सेल डिवाइड होंगी तो ब्लास्टोसिस्ट बनाएगी एंड इट्स अटैचमेंट्स ऑफ द यूट्राइन वॉल, इम्प्लांटेशन। और जब वो यूट्रस की वॉल से कनेक्ट हो जाएगा तो आप उसको क्या बोलोगे, इम्प्लांटेशन। एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब गेस्टेशन, या इसका आप जेस्टेशन पीरियड्स भी बोल सकते हो। ये कितना होता है पूरा कंप्लीट, मतलब फ्यूजन्स ऑफ द गैमेट से लेकर आपका यहाँ पे रिलीजिंग ऑफ द फीटस, जैसे ही वो पार्चुरेशन हो जाता है पूरा उसका गेस्टेशन पीरियड है। ठीक है, नेक्स्ट डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब पार्चुरेशंस हो गया कि वो इजैकुलेशंस कैसे होता है। यहाँ पे आपका 9th मंथ तक जो आपका आता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन्स, डिस्टेंस बिटवीन द एट द टाइम ऑफ फ्यूजन्स एंड द आपका यहाँ पे 9 मंथ का जो बेबी फीटस कंप्लीट हो रहा है वो आपका गेस्टेशन पीरियड है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का। उसके बाद आप देख रहे हो जो डिलीवरी ऑफ द बेबी है वो होता है आपका पार्चुरेशंस। तो ये सब इसको आपके यहाँ पे इसमें आपने यहाँ पे टॉपिक पढ़ने हैं ये सारे। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आप इसको देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने यहाँ पे क्या पढ़ना है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ये आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो आपका पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टीज। आपको विद स्ट्रक्चर्स याद करना है कि ये पेयर ऑफ टेस्टीज है, यहाँ पे एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं एंड कुछ एक्सटर्नल जेनिटल। मतलब अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मेल जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। उसमें आपका यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फर्स्ट पार्ट उसमें आता है बेटा आपका टेस्टीज विच इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे जो टेस्टीज है वो क्या है कि अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड वन इसमें आती है, इसमें आपकी कुछ एसेसरी डक्ट। अब एसेसरी डक्ट्स में क्या आती है, इसमें आती है आपके यहाँ पे एक सेकेंड, एसेसरी डक्ट, ठीक है, यहाँ पे आती है इसमें आपकी, आपने वास डिफरेंस पढ़ा है, वास इफरेंस पढ़ा है, यूरेथ्रा पढ़ा है। जो सब यूरेथ्रा आपका यूरिन भी कैरी करता है, साथ साथ इसमें और क्या कैरी करेगा, वो स्पर्म को ट्रांसलोकेट करने में भी हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे थर्ड वन इसमें आता है हमारा ग्लैंड्स। यहाँ पे हम ग्लैंड्स कौन से पढ़ते हैं, ग्लैंड्स हम यहाँ पे आपका पढ़ेंगे कौन कौन से। फर्स्ट इसमें आता है हमारा समाइनल वेसिकल्स आता है, सेकेंड इसमें आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स आता है, समाइनल वेसिकल्स आता है, सेकेंड आता है इसमें हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से आते ही आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इसमें है बेटा हमारा कॉपर्स ग्लैंड्स। एंड जो कॉपर्स ग्लैंड्स को हम और भी क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स।
एंड लास्ट टॉपिक इज है हमारा इसमें, या लास्ट पार्ट है आपका एक्सटर्नल जेनाइटल, जिसमें इसमें आपका आउटर मोस्ट पार्ट आता है, जिसमें प्यूबिक रीजन, प्यूबिक हेयर, इसमें ये सब पोर्शंस होते हैं, ठीक है। ये हम एक्सटर्नल जेनाइटल्स पोर्शन में अपना पढ़ेंगे। तो देखो इसमें आगे क्या है। फर्स्ट इसमें पहले आप पिक्चर देख लो। यहाँ पे बेटा कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में ये वाली पिक्चर दी गई है। यहाँ पे ये जो है ये है क्या है आपका, पहले तो आप रेडिश वाला रीजन देखो। रेडिश वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड टेस्टीज, ठीक है। अब टेस्टीज इज कवर्ड बाय द स्क्रॉटम। ये जो टेस्टीज होती है ना वो किसके थ्रू कवर्ड है, स्क्रॉटम के थ्रू कवर्ड है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे टेस्टीज से यहाँ पे एक इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रही है, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। अभी हमने पढ़ा था वास डिफरेंस अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरी डक्ट विच कैरी द स्पर्म, जो स्पर्म को कैरी करेगी एंड ट्रांसपोर्ट कर देगी, ये वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस सिंपल सी बात समझो। अब यहाँ पे ये जो आपका एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यहाँ पे किस तरीके से जस्ट इससे अटैच होकर यहाँ पे एक आपका यहाँ पे ये पोर्शंस है। देखो अब इसके आप यहाँ पे ग्लैंड समझना, ठीक है। पहले इसके अभी ग्लैंड्स को अभी देखेंगे। पहले देखो यहाँ पे बेटा ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है आपका इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। देन यहाँ पे ये जो रेडिश वाला रीजन है, इस मैं नंबरिंग आपको लेबलिंग बता रही हूँ क्या है, ये वाला रेडिश वाला रीजन है, इसको आपने बोला प्रोस्टेट ग्लैंड। अब समाइनल वेसिकल्स कहाँ है, जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के आप साइड में देख रहे हो, आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है, ये है आपकी समाइनल वेसिकल्स, जो कि उसको फ्रुक्टोज वगैरह प्रोवाइड कराएगी आपके स्पर्म को, ठीक है। देन हमने प्रोस्टेट पढ़ लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अब देखा, ये जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये कॉपर्स ग्लैंड से जस्ट कनेक्ट हो गए। इसके बाद जब धीरे 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 यहाँ पे आप गया, ये यूरेथ्रा आ गया। और ये अब बेटा ये आउटर वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है आपके यहाँ पे पेनिस, ठीक है। उसको ग्लांस पेनिस, हम इसके आउटर मोस्ट पार्ट को ग्लांस पेनिस बोलते हैं और इसके यहाँ पे फोरस्किन बोलेंगे। देन वास डिफरेंस समझ लिया हमने, ये पढ़ लिया। यूरेटर, जस्ट इससे यूरेटर कनेक्ट है। यूरेटर क्या होगा, यूरेटर आपके रीनल वाले पोर्शन से कनेक्ट है। आई थिंक अभी लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको डायग्राम बनाना है, देन फिर अपने आप लेबलिंग करनी है, ठीक है। देखो क्या कहता है, टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। इंपॉर्टेंट है, टेस्टीज एक स्क्रॉटम में एक ऐसी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है जो कि स्क्रॉटम से कवर्ड होता है। पूछते हैं यहाँ से आपका 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रॉटम। आपने बताना है स्क्रॉटम हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज। टेस्टीज को ये लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है बिकॉज स्पर्म्स हैव रिक्वायर्ड टू लो टेम्परेचर्स टू द फॉर्मेशंस। स्पर्म को फॉर्म करने के लिए अपना क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। जैसे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो भी 37 से भी बिलो उसको देता है, ठीक है। 2 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर 39 है, 38 है, तो उसको 2 to 25 पॉइंट कम कर देता है, ठीक है। इसमें आपकी कुछ मसल्स होती हैं, डेल्टोरस मसल्स होते हैं, जो कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, जिससे वो इजीली उसको प्रोटेक्शंस दे पाता है। नेक्स्ट, नेसेसरी स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। याद रखना है आपको, पेयर्स में है, टेस्टिस ओवल इन शेप में होगी, विद अ लेंथ इसकी कितनी है 4 to 5 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज़ अ 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करना है आपको कि हर टेस्टिस में आपके 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नाउ ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सपोज ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से टेस्टीज हो गई। टेस्टीज में बच्चे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आपके कंपार्टमेंट हो गए, 250 कंपार्टमेंट, ठीक है। ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट हो गए। अब इसको आपने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला। जब आप इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलोगे, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा माइनर छोटे से होंगे, है ना, 250 कंपार्टमेंट्स। तो बेटा यहाँ पे आपने देखा 2 to 3, यहाँ पे आप देखोगे 1 to 3 या फिर 2 to 3 आप बोल सकते हो, हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर मैंने इसको यहाँ से देखो ऐसे मार्क करना शुरू करा, ये एक हो गया आपका यहाँ पे ये 1 वाला पोर्शन, उसके बाद एक हो गया ये आपका सेकेंड, ये हो गया आपका यहाँ पे थर्ड, ऐसे। तो ये क्या है 1 to 3 यहाँ पे, ये इसको हमने बोला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो ब्लैकिश में है ये है हमारे आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड
ऑन इट्स इनसाइड 2 टाइप्स। यहाँ पे इसकी जो लाइन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। देखो फर्स्ट में आप देखते हो यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स की सेल्स होते हैं। एक तो होता है आपके इसमें मेल जर्म सेल्स होता है, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। इसमें आपने याद रखना है कि जो मेल जर्म सेल जो होगा वो किस में जाएगा, आपका मियोटिक डिवीजन में जाएगा। जो मेल जर्म सेल्स है वो कहाँ जाएगा आपका, इसमें मियोटिक डिवीजन्स में जाएगा। सर्टोली सेल्स अब उसका इक्लाइडिक सेल्स होती हैं, 2 टाइप की सेल्स होती हैं। इसमें इसकी लोकेशन और इसके फंक्शन से क्वेश्चन आता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं और इनके क्या क्या इनकी लोकेशन होती है। तो आपने पढ़ा यहाँ पे कि जो मेल जर्म्स सेल्स है अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीड टू द स्पर्म फॉर्मेशन। मतलब जर्म सेल ऑब्वियस सी बात है, जब जर्म सेल है तो क्या बनाएगा, ये जर्म्स आपके कीड़े वाले नहीं है, ये क्या बनाएगा, जो हमारी 2 टाइप्स की सेल होती है, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। तो जो जनरेटिव सेल्स है वही आपका जो जर्म सेल्स है वो मियोटिक में जाएगा। मियोटिक मतलब एक है, एक न्यूक्लियाई तो कैसे प्रोड्यूस करेगा, 4 डॉटर न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करेगा, मतलब 4 स्पर्म बना रहा है यहाँ पे, ये है ना स्पर्म फॉर्मेशन। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन जर्म सेल्स को सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देती है। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था जो एम्ब्रियो बन रहा था उसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा था, एंडोस्पर्म। यहाँ पे जो जर्म सेल्स उसको न्यूट्रिशन देगी सर्टोली सेल्स। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो रीजन जो बाहर है उसको आपने बोला है इंटरस्टिशियल स्पेस। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स इंटरस्टिशियल सेल्स, वहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं और उसको हम लाइडिक सेल्स भी बोलते हैं। तो लाइडिक सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड द एंड्रोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। फंक्शन पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइडिक सेल्स और सर्टोली सेल, आपने बता दिया सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल एंड लाइडिक सेल्स आपने बताना है कि ये सिंथेसिस करेगा एंड सीक्रेट करेगा टेस्टिकुलर हार्मोन एंड एंड्रोजन को। अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट्स, और भी बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकली इसमें कम्पिटेंट होते हैं जो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। नाउ एसेसरी 6 ऑर्गन्स में आइए या 6 डक्ट में आइए, इंक्लूड्स द रेटिडी टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास एफरेंसिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कि आपकी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जैसे आपके 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और 1 to 3 कंपार्टमेंट्स ऑफ द आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो सारी जाके ओपन कहाँ होती है, पहले तो रेटिडी टेस्टिस में। देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे सेम वही स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, 250 कंपार्टमेंट्स बनाने हैं और 250 कंपार्टमेंट बेटा जाके कहाँ पे जाके ये कनेक्ट हो गए, ठीक है। और एक मैंने अब यहाँ पे इसको ये ब्लैक कर दिया, ये 3 कंपार्टमेंट बना दिए अभी हमने, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे बेटा, जिस पोर्शन पे आके ये मिलते हैं इस पोर्शन को हम कहते हैं रेटिडी टेस्टिस। रेटिडी टेस्टिस आगे जाके हमारा किससे कनेक्ट होता है, पहले आता है आपका वास एफरेंसिया थ्रू द रेटिडी टेस्टिस। वास एफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइडमिस। अब वास एफरेंसिया आपका एपिडाइडमिस ऐसे करके एक हाईली कॉइल्ड थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स होगा लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द ईस्ट टेस्टिस। टेस्टिस के जस्ट पोस्टीरियर सर्फेस पे प्रेजेंट होता है। Epididymis lead to the vas deferens and that ascends to the abdomen, loop over the urinary bladder। लाइन टू लाइन याद रखनी है। ये जो ब्लूइश मैंने बनाया ये है आपका यहाँ पे रेटिडी टेस्टिस। आगे जाके रेटिडी टेस्टिस किससे कनेक्ट हुआ, यहाँ पे कनेक्ट हुआ आपका एपिडाइडमिस से। एंड ये जो आपका है यहाँ पे एपिडाइडमिस, आगे जाके यहाँ पे ये वास एफरेंस, ये जाके पूरा आगे जाके ये वास एफरेंस से बनेगा। सॉरी ये पहले ये वाला पोर्शन आता है, ये वाला है आपका एपिडाइडमिस एंड देन दिस पोर्शन इज वास एफरेंस। और ये जाके अब आगे ओपन ऐसे पूरा जाएगा, इसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस, जो कि ओवर लूप हो जाएगा किस में, आपका यूरिनरी ब्लैडर में, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसको ओवर लूप करके ऐसे आएगा। आगे क्या पढ़ना है, इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स से ये रिलीज मतलब एक किसी भी आपको केमिकल्स को, एक केमिकल सीक्रेशन जो होगा उसको रिसीव करेगा एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, और वो डायरेक्टली फाइनल यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। एंड इजैकुलेटरी डक्ट, दीज डक्ट स्टोर ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। यहाँ से इस टेस्टिस से सारे स्पर्म को क्या कर देगा, पास आउट कर देगा टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। बेटा एक बात ध्यान रखना है आपको कि मेल में यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से ही यूरिन पास आउट होता है और स्पर्म का भी पास आउट वहीं से होता है, बट एट द वन टाइम एक बार सिर्फ स्पर्म आएगा और एक बार में यूरिन आएगा।
द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रल मेटियस। ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने देखा यूरेथ्रल मेटियस क्या था आपका, यूरेथ्रा जहाँ ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड हो रहा है थ्रू द पेनिस और एक्सटर्नल ओपनिंग में जाके वो ओपन हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे ये आपका मेल वाला हुआ। ये अब जो पिक्चर आई है, पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली बेटा ये बोर्ड में आपकी पिक्चर दे दी जाती है और यहाँ पे इसमें पूछा जाता है ABCDs की। ABCD क्या है, देखो फर्स्ट जैसे सपोज आपका ये A दे दिया, यहाँ पे B दे दिया, ये C दे दिया और ये D। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नहीं देगा कि इंटरस्टिशियल स्पेस है या स्पर्मेटोजोआ या जो भी है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखेगा। आपको अंदर से ध्यान रखना है। अभी हमने पढ़ा कि सर्टोली साइड्स आपकी क्या होती है, इनसाइड होती है। देखो ये जो सर्टोली साइड है आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि सर्टोली साइड जो होगी बेटा वो कहाँ होगी, सर्टोली सेल इनसाइड होगी और जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा वो आपका आउटसाइड होगा। फंक्शन तो आपने याद कर ही लिया है ना। इसके बाद आप देखते हो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, स्पर्मिएशंस क्या होता है या स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना वो कहाँ जाता है, वो सर्टोली सेल के पास जाता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद वो जब वो पूरा फुली मैच्योर हो जाता है वो बाहर आ जाता है, कहाँ पे, एज इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ। बाहर कहाँ आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो आपको लोकेशन और साथ साथ उसके फंक्शन भी याद रखने हैं। ठीक है, पिक्चर से समझ गए होगे आप क्या पूछा जाता है। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, और जो इसमें हमारा पार्ट रह गया अभी, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटल, इट इज़ अ मेडअप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच हेल्प इन द इरेक्शंस ऑफ द पेनिस फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपने भी इंसेमिनेशन पढ़ा भी था कि वो किस तरीके से वहाँ से रिलीज आउट होता है, स्पर्म का फीमेल बॉडी में एंटर कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंसेमिनेशन, है ना। एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन से रिलीज आउट होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ की मसल्स की बनी होती है टेस्टिस, वहाँ से इजैकुलेट आउट होता है। नाउ पेनिस, ठीक है, इन लार्ज एंड्स ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। अब जो ग्लांस पेनिस का जो लार्ज, जैसे सपोज आपकी ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो पेनिस का जो स्ट्रक्चर है ना, तो इसकी जो लास्ट पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, कवर्ड बाय द लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड द फोर स्किन। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे कि इसकी जो ग्लांस पेनिस होती है उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। नाउ मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, इंक्लूड्स पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। आपने ध्यान रखना है, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपका यहाँ पे क्या है हमारा, इसमें सिंगल फॉर्म में है, जबकि आपका पेयर्ड में सेमिनल वेसिकल्स है और बल्बोयूरेथ्रल भी आपका पेयर्ड में है। सिक्रेशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये का सेमिनल प्लाज्मा में क्या होगा, फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम होते हैं। एंड सिक्रेशंस ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशंस। ये जो सब होते हैं इसको क्या करते हैं, बाकी के जो जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं उसको लुब्रिकेशंस देते हैं, जिससे इजीली से स्पर्म का इजैकुलेशन हो जाए, वो रिलीज आउट हो जाए। अब एक टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये या तो आपका मेल आएगा या फिर आपका फीमेल आएगा, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है आना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी होती है, ओविडक्ट होती है, इसमें पेयर ऑफ ओविडक्ट भी है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है एंड एक्सटर्नल जेनाइटल है, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जैसे आपने उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ा था टेस्टिस, इसमें आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका ओवरी। ठीक है, देन उसमें आपने एसेसरी डक्ट पढ़ा था, इसमें भी आप एसेसरी डक्ट पढ़ोगे, ओविडक्ट पढ़ोगे, यूट्रस हो जाएगा, यहाँ पे सर्विक्स और वेजाइना हो गया। अब क्या यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे ग्लैंड्स। यहाँ पे फीमेल बॉडी में भी अलग अलग टाइप के इसमें ग्लैंड्स होते हैं। उसके साथ साथ जिसमें आप मेमरी ग्लैंड्स का कुछ एक पार्ट होता है और एक इसमें एक्सटर्नल जेनाइटल वाला रीजन होता है, जिसमें मॉन्स प्यूबिस पढ़ते हो आप, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वो पढ़ोगे। ठीक है, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये भी आपका क्या है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी क्या करते हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा, आगे प्रेगनेंसी कॉज होगी, बर्थ होगा, फिर चाइल्ड की केयर करनी होगी। नेक्स्ट, ओवरीज
प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवम। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवम प्रोड्यूस करेगी। सेवरल स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं। ओवरी आर लोकेटेड ऑन वन ऑफ द ईच साइड्स ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये भी आपका क्या होता है, फीमेल बॉडी में एब्डोमेन रीजन में दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है। जैसे आपकी टेस्टिस थी, सेम एज ओवरी भी क्या होगी, बोथ साइड प्रेजेंट होगी। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ। यहाँ पे आपका लेंथ और वृत्त का साइज का ध्यान रखना है। एंड कनेक्ट टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है। यूट्रस बाय द लिगामेंट। ठीक है, देखो मैं इसके यहाँ पे एक पिक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज सिंपल सी आपकी पिक्चर है इस तरीके से। ये वाला सारा पोर्शन आपका ये वाली हो गई आपकी ओवरी। सेम इस साइड भी ऐसे ही होता है। ये यूट्रस हो गया, ये ओवेरियन, यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। और ये जो मैंने बनाया ना, ये क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस कॉल्ड फिम्ब्रियाई। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं एम्पुला, ये होता है एप्स में इस्थमस, और ये वाला रीजन होता है इनफंडिबुलम। बेटा ये सारा मिलके आपका क्या कहते हैं, इसको सारा इसको कहते हैं हम पूरा ओविडक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यूट्रस, यूट्रस की आप यहाँ पे मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ओके, चलो। एक्सटर्नल जेनिटल लोकेटेड इन द pelvic रीजन, दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। अच्छा, हम इसके यहाँ पे साइज देख रहे थे, ये देखो ये रहा यहाँ पे हमारा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। यहाँ पे जो ओवरी होती है वो कवर्ड होती है एक इपिथेलियल मेम्ब्रेन से, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन स्ट्रोमा बोलेंगे। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू अ 2 जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। यहाँ पे जो ओवरी होती है ना, ये मैं सर्कल में बना रही हूँ ऐसे ओवरी, इसके 2 जोन होते हैं। एक तो इसका आउटर वाला जोन होता है और एक इसका इनर। जो आउटर होगा तो पेरीफेरी है, आउटर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इनर है तो उसको हम बोलते हैं मेडुला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये इसकी पहले पिक्चर देखो। कभी कभी आपको ये वाली पिक्चर्स भी दे दी जाती है। इस पिक्चर्स को देखकर क्या क्या हमें, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव है, पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपका ये बताता है, आप यहाँ से आओ, ये वाला है पोर्शन है यूट्रस। ये वाला पोर्शन कौन सा है, यूट्रस का पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये है प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक, मैं इसको अलग पेन से मार्क करती हूँ। ये वाला रीजन है आपका प्यूबिक सिम्फिसिस। आई थिंक विजिबल हो रहा होगा अब। इसके बाद ये वाला जो ये आपका ये वाला यूरिनरी ब्लैडर वाला जो रीजन है, आगे जाके देख रहे हो ये यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। और यूरेथ्रा के बाद यहाँ पे ये लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा ये होता है। और ये इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं वेजाइनल ऑर्फिस बोलते हैं। ये क्लिटोरिस, ये इसमें एक अलग से पिक्चर्स आती है आपके, अगर एनसीईआरटी में क्लियर ना हो तो एक पिक्चर्स और है, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाता है। ये वाला पोर्शन एनस का हो गया, एंड ये वाला पोर्शन आपका वेजाइना, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेक्टम, एंड उसके ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे ये वाला हो गया आपका सर्विक्स। ठीक है, सिर्फ आपको पिक्चर्स देते हैं, पिक्चर्स में सिर्फ आपको लेबलिंग करने, 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। बाकी का मेन फंक्शंस आपसे डायरेक्टली पूछेगा। कभी कभी आपको पूरी पिक्चर्स ड्रॉ करनी होगी तो वो आपको आना चाहिए। इसकी जो नीचे वाली जो पिक्चर्स आ रही है ये भी अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट होती है। ईच फेलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट द 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फेलोपियन ट्यूब है, अभी जो हमने पूरे पढ़ी थी ये रही, फिम्ब्रियाई, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, इसको हम पूरा को क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये हमारी बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होगी। ठीक है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी एंड ईच ओवरी ऑफ द यूट्रस, द पार्ट ऑफ द क्लोजर टू द ओवरीज, फनल शेप इनफंडिबुलम। फिम्ब्रिया इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हैव टू कैच द ओवम फ्रॉम द ओवरी। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारी फेलोपियन ट्यूब थी बेटा वो कितनी थी, अब हम आपकी 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू द यूट्रस। बाकी आगे जाके वो कहाँ कनेक्ट हो रही है, यूट्रस से कनेक्ट हो रही है। एंड्स में आप देखोगे द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इनफंडिबुलम। इसमें स्ट्रक्चर्स इनफंडिबुलम है। एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो इनफंडिबुलम का जस्ट कॉर्नर है वो है आपका फिम्ब्रियाई विच हैव टू कैपेबल टू ट्रैप द ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से क्या करता है, ये ओवम को ट्रैप करेगा। एंड विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, हमने पढ़ ही लिया। द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर, आगे जाके क्या करेगा देखो, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। ठीक है, आगे जाके वो जस्ट
एम्पुला से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें द लीस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस, आपसे पूछ सकता है इसका वाइड पार्ट कौन सा है, उसका लीस्ट पार्ट कौन सा है, लास्ट पार्ट कौन सा है उसका। तो लास्ट पार्ट आपका कौन सा है, इसमें इस्थमस है जो कि एम्पुला से जस्ट कनेक्ट है और यूट्रस की जाके ओपनिंग में मिल रहा है। हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंट्स द यूट्रस, ठीक है। नाउ द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वूम, यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर, यूट्रस की जो शेप होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पैल्विक वॉल, अब ये पैल्विक वॉल से अटैच है। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना, यूट्रस ओपन होगा वेजाइना के थ्रू द सर्विक्स और विद द सर्विकल कैनाल, थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। अगर आपको पिक्चर्स आती है तो सारी थ्योरी आप उसके बिहाफ पर आप बना सकते हो। विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, मतलब जब सर्विक्स और बर्थ कैनाल, ये देखो यहाँ पे जब सर्विक्स और बर्थ कैनाल एक हो जाएगी यहाँ पे, सर्विक्स प्लस वेजाइना है ना, सर्विक्स प्लस वेजाइना जब एक हो जाएगी बेटा तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है, बर्थ कैनाल। चलो आगे देखो, आगे कहता है द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ अ 3 लेयर, इसकी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो जो पेरीमेट्रियम होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, एक्सटर्नल रोगेट्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शंस देगी, शेप देगी। एंड मिडिल थिक लेयर होती है जो हमारी स्मूथ मसल से बनी होती है, इट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मायो मीन्स ही क्या है आपका, मसल्स। नाउ इनर ग्लैंडुलर लेयर जो ग्लैंड से बनी हुई है वो है आपकी एंडोमेट्रियम। द लाइन्स ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ये इसकी कैविटी है, सबके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। एंडोमेट्रियम द अंडर गो द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें क्या होता है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं आपके एंडोमेट्रियम के। एक तो इसमें फर्टिलाइजेशंस के टाइम पे अपना ये रोल प्ले करती है, इट्स एम्बेडेड इनसाइड द यूट्राइन टिश्यू एंड इट्स कनेक्ट विद अ ट्रोफोब्लास्ट। अब आगे हम इम्प्लांटेशन में पढ़ेंगे, जब ये ट्रोफोब्लास्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है और प्लेसेंटा को फॉर्म करने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट फंक्शन ये था। अनदर फंक्शन इज दैट इफ फर्टिलाइजेशन इज डजंट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन व्हाट विल बी हैपन, तो आप बताएंगे द ब्रेकडाउन्स ऑफ द एंडोमेट्रियम इनटू द फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के फॉर्म में बेटा ये जो एंडोमेट्रियम है ना वो ब्रेकडाउन होना शुरू कर देती है, ठीक है जी। चलो तो आपने अभी एंडोमेट्रियम के 2 फंक्शंस पढ़े, आपको 2 के 2 याद होने चाहिए। मायोमेट्रियम में क्या होता है, इट्स हैव अ सम, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब मायोमेट्रियम सब हैव द रिसेप्टर ऑर्गन्स विच हेल्प टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस। कुछ इसमें रिसेप्टर ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस में हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल इंक्लूड्स द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर। जो मॉन्स प्यूबिस है वो प्यूबिक हेयर से कवर्ड होगा और स्किन का बना हुआ होता है। लेबिया मेजोरा आर द फ्लेशी फोल्ड्स होते हैं और द टिश्यूज के एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट एक्सटेंड डाउन नीचे की तरफ आगे जाते हैं एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखते हैं। लेबिया माइनोरा, पहले लेबिया मेजोरा आया, देन उसके बाद लेबिया माइनोरा आएगा। ये पेयर्ड फोल्डेड होता है द टिश्यू का अंडर गो द लेबिया मेजोरा। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय द पार्शियली ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमेन। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जो ओपनिंग होती है वेजाइना की जो पार्शियली कवर्ड होती है मेम्ब्रेन से उसको हम बोलते हैं हाइमेन। क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है विच लाई अपर जंक्शंस ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा, माइनोरा की जस्ट ऊपर एक जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लिटोरिस। द यूरेथ्रल ओपनिंग, द हाइमेन इज द ऑफन टॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स यानी इंटरकॉर्स के टाइम पे यहाँ पे हाइमेन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो थॉन हो जाती है, मतलब वो रप्चर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने इसकी सारी थ्योरी देख ली। अब ये जो इसका पार्ट अभी आपका रह गया था डायग्राम का वो देखिए, ये वाला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैलोपियन ट्यूब में हमारे क्या क्या पार्ट्स है, फिम्ब्रियाई थी, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, ठीक है। इसके बाद अब हमने देखा यहाँ पे ये ओवरी थी, ओवरी में हमने देखा यहाँ पे ये आपके यूट्रस से कनेक्ट है विद द ओवेरियन लिगामेंट। नाउ दिस इज द यूट्रस, ये यूट्रस का अपर पोर्शन है और ये जो यूट्रस का अपर पोर्शन है ये यूट्राइन फंडस, ये यूट्राइन कैविटी, ये वाली इस तरीके से। यहाँ पे बच्चे इसकी देखो आप 3 मेम्ब्रेन देख रहे हो, फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। नाउ ये सर्विक्स हो गई, हमने पढ़ा था ना कि यूट्रस की लास्ट ओपनिंग सर्विक्स में है, सर्विकल कैनाल उससे अटैच है और डायरेक्टली वो किस में ओपन होता है, वेजाइना वाले पोर्शन में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने अपना पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव देखा, इसमें हमने कुछ एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े, उसके बाद हमने इसमें अपना कुछ एक्सटर्नल जेनाइटल वाला पोर्शन भी पढ़ा। अब हम फटाफट से इसकी पिक्चर्स देखते हैं मैमरी ग्लैंड्स की, और मैमरी ग्लैंड्स की फिर हम इसको फंक्शंस पढ़ते हैं। तो देखो मैमरी ग्लैंड्स में क्या है आपका, यहाँ पे ये रिब्स दिया हुआ है, मसल्स बिटवीन द रिब्स, ये जो मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होती है मसल्स बिटवीन द रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स होती है, आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है।
कि जो आपका मैमरी ग्लैंड है उसमें कौन सी मसल्स होती है, तो आपने बताना है पेक्टोरलिस। ओके, नाउ ये फैट है। फैट मतलब जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं या ड्यू टू द, आप बोल सकते हैं इट्स अ प्रेजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ एडिपोज टिश्यू। मतलब यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, ये जो फैट स्टोर है ना यहाँ पे, तो जो एडिपोज टिश्यू जो होता है इट इज़ डिटरमाइन टू द शेप ऑफ द एंड द शेप ना आप साइज भी बोल सकते हैं, शेप और साइज ऑफ द ब्रेस्ट, क्योंकि वो फैट को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, नाउ इसके बाद जो है फैट के बाद आप देख रहे हो ये जो येलोइश कलर की जो फैट बॉडीज़ बनी हुई है, फैट बॉडीज़ के आगे वाला पोर्शन, इसको हमने बोल दिया मेमोरी लूब। मेमोरी लूब हो गया। फिर आगे जाके कन्वर्ट हो गई है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इसमें हमने क्या बोला, मेमोरी एल्वियोलस। यहाँ पे एल्वियोलाई होगी बच्चे, यहीं पे आपका क्या होगा, मिल्क सीक्रेट आउट होगा। और फिर उसके आगे छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बोल रहे हैं मेमोरी डक्ट। यहाँ पे ये जो आप स्वेलो रीजन देख रहे हो ये मेमोरी डक्ट है। उसके बाद जो थोड़ी सी एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रही है उसको आपने बोला है यहाँ पे एम्पुला। ठीक है, देन एम्पुला आगे जाके और छोटी छोटी फाइन्स में कन्वर्ट हो गई है, ये है लैक्टिफेरस डक्ट। और उसके आगे वाला पूरा जो पोर्शन है ये हो गया यहाँ पे निपल। और ये जो पूरा जो बाहर वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम बोलेंगे एरियोरा। ओके, आई थिंक आप यहाँ से बेटा क्वेश्चन आपके सीक्वेंस से भी पूछ सकते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या है। आपसे लेबलिंग भी पूछेगा, कई बार यहाँ पे इस पिक्चर्स को देख के लेबलिंग पूछी जाती है। तो आगे देखो, इसमें अब थ्योरी में क्या है, इसमें भी आपका यहाँ पे ये मेमोरी ग्लैंड्स है, कैसे कैसे लैक्टिफेरस होता है, इसमें कौन सी आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है, कैसीन प्रोटीन होती है, इसमें हम पढ़ते हैं कि अब मेमोरी फंक्शन, ये जो आपका मेमोरी ग्लैंड का जो फंक्शन होता है, अब फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स। फीमेल मैमल्स है उसमें ऑल में सब में प्रेजेंट है और वेल डेवलप्ड है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्स स्ट्रक्चर्स होती है ब्रेस्ट दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यूज़। उसमें कैसे होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, अभी मैंने आपको बताया कि सबका साइज ऑफ ब्रेस्ट अलग अलग होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन द एडिपोज टिश्यू कि उसमें कितना एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट है। द ग्लैंडुलर टिश्यूज़ ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड टू 5 to 20 मेमोरी लूप्स। अब उसमें कितने होते हैं आपकी 15 to 20 मेमोरी लूप्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स में कितने लूप्स होते हैं, तो 15 to 20 आपका आंसर आया है। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे, कॉल्ड एल्वियोलाई कहते हैं उसे हम। द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क करती हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ द ल्यूमेन। एल्वियोलाई की ल्यूमेन में स्टोर होता है। एल्वियोलाई ओपन हो जाती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूब्यूल्स ईच लूप्स जॉइन टू द मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म द वाइडर मेमोरी एम्पुला होता है, विच इज अ कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू द मिल्क विच इज सक्ड आउट, जिससे मिल्क जो होता है हम सकिंग आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम इन द सेंस जो छोटा सा इन्फेंट होता है वो सकिंग आउट करता है ना। चलो अब हम एक नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन के बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। गैमेटोजेनेसिस आपने पता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। तो देखो पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल, द ओवरी इन द फीमेल, ये तो हमें पता है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है और गैमेट्स को, स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस में अगर हम देखते हैं तो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया। आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली हमारे स्पर्म नहीं बन जाते, स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन में जाता है। पहले आपका माइटोसिस होगा, देन मियोसिस होगा, उसके बाद फिर जाके स्पर्म बनता है। प्रोड्यूस अ स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट द प्यूबर्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से एक डिफरेंस निकलेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम होती है, और जबकि आपका जो oogenesis है वो आपकी कब होती है बच्चे, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द स्पर्मेटोगोनिया आपका कहाँ जाता है, या फिर आप इसे सिंगुलर में आप क्या बोलोगे, स्पर्मेटोगोनियम भी बोल सकते हो। प्रेजेंट्स ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पहले वो किस में जाएगा, पहले जाएगा माइटोटिक डिवीजन में, एंड इंक्रीज इन नंबर्स ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, उसके बाद फिर वो डिप्लॉयड होगा एंड कंटेन द 46 क्रोमोसोम। ऑब्वियसली बात है, एक सेल जब जाके 2 बनाती है तो हम पढ़ते हैं ना इक्वेशनल डिवीजन होता है, तुम्हारा 46 क्रोमोसोम ही बनाएगी। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली अंडरगो म्योसिस, उसके बाद कब जाएगा, ये म्योसिस में जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये जाना शुरू होगा आपका म्योसिस में। स्टेप याद रखना है आपको, यहाँ से कहाँ पे माइटोसिस होगा, कहाँ पे म्योसिस, बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपना फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग टू द 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड द सेकेंडरी oocytes। आपको पूछेगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है आपका वो हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम।
सेम है जैसे आपने यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पढ़ा है, ऐसे आपका oocyte का भी होता है, प्राइमरी का भी होता है और सेकेंडरी oocyte भी होता है। ओके, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, जिसमें 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस अ 4 इक्वल हैप्लॉइड कॉल्ड स्पर्मेटिड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से अब म्यूटिक में जाएगा, देन दे प्रोड्यूस अ स्पर्मेटिड। क्या बनाता है? स्पर्मेटिड बनाता है। ठीक है, आगे आपने क्या बताना है, यहाँ से ये क्वेश्चन तो इसमें हो गया। अब जाके आपका स्पर्मेटिड जो है ना बच्चे, वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, यहाँ से आपका 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ स्पर्मियोजेनेसिस एंड व्हाट इज़ स्पर्मिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनटू द स्पर्मेटोजोआ, मतलब कन्वर्जन होना स्पर्मेटिड का किससे, किस में होना, स्पर्मेटोजोआ में होना, वो स्पर्मियोजेनेसिस है। अब स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, अब क्या हुआ, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अभी हम पढ़कर आए थे कि जो स्पर्म होंगे उनके हेड जो होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, वो इनसाइड चले जाएंगे। कहाँ? न्यूट्रिशन लेने के लिए। न्यूट्रिशन कौन देने के लिए बैठा हुआ है? सर्टोली सेल बैठा है, वो देगा न्यूट्रिशन उसको। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब न्यूट्रिशन लेके वापस आएंगे तो वही पूरी प्रोसेस आपकी क्या है, स्पर्मिएशन। इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछी जाती है। फर्स्ट सेल बेटा स्पर्मेटोगोनियम, सेकेंड जो है आपकी यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन फिर यहाँ पे है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद है स्पर्मेटिड, और आप ये ब्राउन ग्रेश कलर के देख रहे हो स्पर्मेटोजोआ। तो सीक्वेंस आपने याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ और ये लास्ट वन आपका फिफ्थ। यहाँ पे सर्टोली सेल क्या करेगा, सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस में अब क्या कोई हार्मोन भी होंगे? यस, उसमें अब क्या हार्मोन भी होंगे, LH और FSH। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट द एज ऑफ द प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। इंपॉर्टेंट है, जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम पे हमारा GnRH हार्मोन रिलीज होता है, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, आपके पिट्यूटरी पार्ट से। इफ़ यू रिकॉल द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, द इंक्रीज लेवल ऑफ द GnRH दैट एक्ट एज अ इंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन। जैसे ही ये इंक्रीज हो जाता है तो वे क्या करता है, ये 2 टाइप के हार्मोन को सीक्रेट आउट करता है। फर्स्ट करता है बेटा LH एंड सेकेंड करता है FSH। अब ये LH FSH क्या है? LH मीन्स सिंपल सा लुटेनाइजिंग हार्मोन, FSH आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे, आप 11th में पढ़ कर आए हो। LH एक्ट एज अ लाइडिक सेल्स, LH कैसे एक्ट करता है, लाइडिक सेल्स की तरह, एंड स्टिमुलेट करता है सिम्फेसिस एंड द सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। इंपॉर्टेंट है, आपके मेल में यहाँ से पूछता है कि इस LH का फंक्शन क्या है, तो आपने क्या बताना है, सीक्रेशंस ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन इन टर्न्स द स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करता है। FSH एक्ट इन ऑन अ सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट। अब FSH क्या करेगा, यहाँ पे इसके फॉलिकल्स को जनरेट करना शुरू करेगा, उसको सर्टोली सेल्स पर स्टिमुलेट करेगा, जिससे वो क्या करे, सीक्रेशन करे ऑफ द सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ लिया ना भी आपने, क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए वो हेल्प करते हैं। कौन? FSH। और LH क्या करा था, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करा था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे। इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में देखो, ये इसका आउटर पार्ट है, ये जो आउटर वाला पार्ट है ये क्या है इसका हाँ, आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो होगी इसकी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड, इसकी जो अपर मोस्ट पार्ट पर होता है ना बच्चे, क्या होता है आपका एक्रोजोम होता है। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है हम इसको बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं हम, हेड वाला रीजन है। देन यहाँ पे ये है इसका नेक, और ये आप बोलोगे यहाँ पे ये वाला पीस कौन सा हो गया, मिडिल पीस हो गया, और लास्ट में इसकी क्या आ गई, यहाँ पे टेल आ गई। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ से पूछा जाता है कि एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, उसके बाद न्यूक्लियस कहाँ पे कंटेन होता है, तो आपने पता होगा कि न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम मटेरियल्स होता है, और जो आपकी अपर हेड पार्ट मतलब हेड पार्ट में ही होता है। यहाँ पे नेक वाले रीजन में सिर्फ आपके सेंट्रियोल्स होते हैं, PCT और DCT, जो कि सिर्फ उसको सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। देन आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है, स्विमिंग के काम आएगा। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कंपोज ऑफ द हेड, नेक, मिडिल पीस एंड द टेल देखा हमने। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। द स्पर्म हेड कंटेन अ elongated haploid nucleus, interior portions of the which is covered a cap like structures called acrosome। इस एक्रोजोम में क्या होता है, ये पॉइंटेड है थोड़ा सा,
इसमें क्या होगा, ये जाके प्लाज्मा आपकी जो वो होगी ज़ोना पैलिसिडा होगी, और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है एग की मेम्ब्रेन में, उसके बाद कोरोना रेडिएटर भी है। तो उन सबको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करते हुए, लाइसिस करते हुए उनको अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। आ गई बात कि आप ओवम को वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करने में हेल्प करेगा। द मिडिल पीस ऑफ द पोसेस न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है उसे। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी असेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, और उसको क्या देता है, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे ह्यूमन के जो एक बार के इजैकुलेशंस में कितने स्पर्म जाते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म जाते हैं ड्यूरिंग द वन क्वार्टस पर फॉर द नॉर्मली फर्टिलिटी। एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज। ये आपको पता होना चाहिए कि 60% जो होते हैं वो मस्ट शेप और साइज़ में कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। एटलीस्ट 40% जो होते हैं उनमें देम मस्ट शो विगोरस मोटिलिटी, उनमें एक अजीब, एक नेचुरली एक बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या होती है, मोटिलिटी होती है, मूवेबिलिटी होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया, थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी पढ़ी अभी आपने, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर था, किस किस के क्या क्या फंक्शंस थे। देन अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आप स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पता है आपको। द ट्रांसपोर्ट बाय द एसेसरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आए आपके यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल्स आए और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आए। सिक्रेशन ऑफ द एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन, उसमें सीमेन होता है। फंक्शन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ये भी अभी आपने पढ़ लिया कि यहाँ पे कुछ जो मेल जो एसेसरी डक्ट होते हैं उनमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन भी रिलीज करते हैं, जो कि जिसमें कि आपका LH का रोल था। FSH का रोल क्या था, स्पर्म्यूजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है oogenesis। ये पढ़ो, उसके बाद फिर हम इसकी थोड़ा सा इसको हम चार्ट के फॉर्म में देखेंगे, जो कि हमारी पिक्चर आती है, एक फ्लो चार्ट है वो। The process of formation of the mature female gamete is called oogenesis, which is a markedly different for the spermatogenesis। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, spermatogenesis puberty पे टाइम ग्रो करेगी और oogenesis at the time of embryonic development। Oogenesis is initiated during the embryonic development and stage when a couple of million gametes, mother cell oogonia, are formed within the cell. Fetal ovary, no more oogonia आर फॉर्म एडेड द आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद फीमेल में कोई भी ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो सेल्स होती है डिवीजन स्टार्ट करती है और एंटर जाती है प्रोफेज फर्स्ट में ऑफ द मियोटिक डिवीजन, एग गेट टेम्पोरली अरेस्ट हो जाती है एट द स्टेज। आपसे पूछेगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन बना तो यहाँ से बन सकता है कि अगर वो आपका जो oogonia होता है, अगर वो एम्ब्रियोनिक टाइम पे, जब वो डिवीजन के टाइम पे जाता है म्यूटिक डिवीजन में, तो किस फेज में अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte देन सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। अब प्राइमरी oocyte की जो लेयर होती है वो क्या है, आपकी ग्रेन्युलोसा सेल्स है। इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल, हम उसे बोलते हैं। नाउ लार्ज नंबर ऑफ दीज सेल्स फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाती है ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। उसके बाद ये डीजनरेट हो जाएगी आपकी प्राइमरी फॉलिकल की जो मेम्ब्रेन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ टू प्यूबर्टी के टाइम पे डीजनरेट हो जाएगी। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ईच ओवरी में 80,000 तक लास्ट आपकी क्या बचती है यहाँ पे, प्राइमरी फॉलिकल्स, बाकी की सारी डीजनरेट हो जाती हैं। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर्स ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल एंड न्यू थीका एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब यहाँ पे जाके वो थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना बनाएगी। पहले देखो यहाँ पे आपका प्राइमरी oocyte बना, ठीक है, फिर ये सेकेंडरी बनाएगी। या अगर आप oocyte नहीं समझ पा रहे तो आप फॉलिकल समझ लो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, जो कि बच्चे FSH हार्मोन की वजह से ही बन रहा है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन लास्ट टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, जो कि ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेन उसको कवर कर रही है, उसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना है। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्सरी फॉलिकल विच इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूल फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्सरी में आपका फ्यूल फिल्ड एंट्रम आ गया विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, जो कि उसको न्यूट्रिशन देगा। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द इनर थीका
interna और outer theca externa. It is important to draw your attention that is the stage this primary oocyte within the tertiary follicles grow in size complete to first meiotic. जैसे ही TSH मतलब tertiary follicle stimulating की बात करें, TSH नहीं, आप ये बोलो यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल, जो आपका टर्सरी फॉलिकल है जैसे ही वो मैच्योर हो जाती है मतलब वो अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन क्या कर लेती है, कंप्लीट. एंड इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज. अब वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगी. ये जो आपकी प्राइमरी oocyte थी ना, यहीं पे प्राइमरी पे आप बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल भी आ गई, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल भी आ गई और टर्सरी फॉलिकल भी आ गई. अब वो किस में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगी. ठीक है. एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और आगे जाके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा. सेकेंडरी oocytes रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocytes में. ठीक है. इसमें उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एट प्रेजेंट्स वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल्स और उसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोलेंगे. द सेकेंडरी oocytes फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द जोना पेलुसिडा. अब यहाँ पे सेकेंडरी, बेटा आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि एंट्रम कब बना था, तो उसको न्यूट्रिशन कब देगा, उसके बाद वो जब आपका कंप्लीट म्योटिक डिवीजन कब हुआ था, और इसमें यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल है आई है जब जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन जब फॉर्म हुई है वो कब हुई है, सेकेंडरी oocyte के टाइम पे फॉर्म हुई है. द ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रप्चर. अब ग्राफियन फॉलिकल भी क्या हो जाएगी, रप्चर होनी शुरू हो जाएगी एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte और ओवम को रिलीज कर देगी फ्रॉम द ओवरी से बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन. आपसे पूछते हैं ओव्यूलेशन क्या होता है, तो ये आपने बता देना है. ठीक है. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जो सिंपल सा डायग्राम है. देखो रेड कलर की आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने भी यहाँ पे रेड कलर से बना दिया. ये रेड कलर जो है आपका ये ब्लड वेसल्स को शो करता है. ठीक है. इसके बाद आप फॉलिकल्स देख रहे हो. फॉलिकल में आप देख रहे हो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स, मैं इसको अलग से यहाँ पे ब्लू कलर से बनाती हूँ. ये आपका प्राइमरी फॉलिकल, ये वाला बेटा हमारा थोड़ा सेकेंडरी फॉलिकल. आप देख रहे हो थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है और इसका साइज़ और बढ़ गया है. ये हो गया आपका टर्सरी फॉलिकल. ठीक है. टर्सरी फॉलिकल के बाद क्या आ गया आपका ग्राफियन फॉलिकल जो आपकी फुल मैच्योर हो जाएगा. मैच्योर होकर वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते ही ओवम अपना ओवम जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा. ये रहा ओवम बाहर आ गया. अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जायगोट बन जाएगा और जायगोट बनने के बाद फिर ये एम्ब्रियो बनेगा. बट इफ़ फर्टिलाइजेशन डजंट कॉज देन दिस ओवम यहीं पर अब यहाँ पे चलेगा. अच्छा, यहाँ तक कि जो जितनी भी सारी प्रोसेस हो रही थी ना FSH ये सब बढ़ रहा था, तो बेटा यहाँ पे इस वजह से ही बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे FSH हार्मोन है कि भाई प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, टर्सरी हो गया. तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे FSH हार्मोन ज़्यादा हो रहा है. अब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम आ जाएगा, देन कॉर्पस एल्बिकेंस आ जाएगा और ये पूरी फिर प्रोसेस रिग्रेस हो जाएगी. ठीक है. ये वाली पिक्चर देखो, ये वाली पिक्चर्स भी आपकी बोर्ड में आती है, लेबलिंग के लिए ही आएगी. मोस्ट ऑफ लेबलिंग के लिए ही आता है आपका. इस पार्ट को देखते हैं. इसमें हमारा क्या है, एट प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस में गया, डिफरेंशिएशन हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और यहाँ पे सेकेंड म्योटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ. ये आप ही ने पढ़ लिया था अभी. यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 46 होंगे या 23. ध्यान रखना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं. सेकेंड यहाँ पे सेकेंडरी oocyte से क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे. प्राइमरी oocytes में 23 ही हैं. oogenesis में यही है. माइटोसिस डिफरेंशिएशन पहले होगा, देन फिर प्राइमरी के बाद आप कहीं सोचो कि प्राइमरी oocyte म्योटिक डिवीजन के बाद ही बनी. नो, ऊगोनिया जो है या स्पर्मेटोगोनिया जो है उसमें माइटोसिस हुआ, 1 से 2 बने. 2 बनने के बाद तो प्राइमरी oocyte बोलेंगे हम उसे, फिर वो आपका म्योटिक डिवीजन में जाएगा, देन दे फॉर्म अ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. ओके. अब हम इसमें पढ़ना है हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है देखते हैं. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इजी है. ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, फीमेल में होती है, प्राइमेट्स में, मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग में भी होगी. उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. ये एवरी मंथ होती है. मेंस्ट्रुअल बिगिंस एट द प्यूबर्टी पे हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनार्क. जब ये स्टार्टिंग हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं मेनार्क. जब ये स्टॉप हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं मेनोपॉज. और जब ये इसका फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो उसमें बोलते हैं मेंसेस. द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरेज इंटरवल अबाउट 28 to 29 डेज में रिपीट होती रहती है. इवन स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन इज टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक स्टार्ट हो गई, उसके बाद जो 1 मंथ का गैप आता है उसके बाद कंप्लीट आएगी, देन दूसरी, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई. वन ओवम इज रिलीज ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल. यहाँ से ओवम जो होता है वो रिलीज आउट हो जाता है. पहले अभी हम सिर्फ इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी पिक्चर देखेंगे. और पिक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं. मैं आपको कई सारे इसके क्वेश्चन दिखाऊंगी. ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल
द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर शोन इन द फिगर्स, ये भी पिक्चर्स में दिया हुआ है, अभी इसको हम देखेंगे। द साइकिल स्टार्ट इन द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, इट लास्ट्स 3 to 5। देखो ये मैं सिंपल सा आपको ये वाली पिक्चर बता देती हूँ। यहाँ पे बेटा ये आपका डेज है, ये आपका 1 to 5 डेज हो गया। अब इट्स डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, ये सब में वेराई करता है। आपका किसी में 3 to 5 होता है, किसी में 4 to 5, किसी में 6 to 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, हम इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो होता है बच्चे हमारा, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ये क्या होता है हमारा? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं हम इसको। एंड इसका अनदर नेम होता है अब हमारा प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब प्रोलिफरेशंस होते हैं, यहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं। अभी आप पढ़कर आए थे ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और लास्ट आपका ग्रेफियन फॉलिकल। वो मैच्योर हो गया जो कि इस साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ओवम निकलना शुरू हो गया यहाँ पे, ओव्यूलेशन। तो इस वाली प्रोसेस को मैं ओव्यूलेशन बोल दूँ तो ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था ओव्यूलेशन, ओके, ओव्यूलेशन। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखो ओव्यूलेशन। चलो 15 to 28 और 29 अभी हमने पढ़ा कि रिपीट होती है। तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये जो 14 से जो नेक्स्ट 15 आएगा तो वहाँ से जो होगा इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ल्यूटियल फेस। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेस, जिसमें आपका यहाँ पे LH हार्मोन ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ओव्यूलेशन में आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हाई होते हैं। देखो क्या कहता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट इन ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स द ब्लड वेसल्स विच फॉर्म द लिक्विड एंड कम्स थ्रू द वेजाइना। ये तो पता ही है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स के फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाएगी और वेजाइना से थ्रू रिलीज आउट हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इन अ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, वो तभी होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता। लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस मे बी इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो वो इंडिकेट करती है प्रेगनेंसी को। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू द सम अंडरलाइनिंग कॉजेज, मे बी स्ट्रेस भी हो सकता है, पुअर हेल्थ भी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी ही कॉज्ड हुई हो। इन रीजन से भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर्ड नहीं होती। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। During this phase, the primary follicle is in the ovary grow, become the fully mature Graafian follicle, and simultaneously an endometrium of the uterus regenerate through the proliferation. Proliferation मतलब इसी के टाइम में वो regenerate होना शुरू हो जाती हैं। These changes in the ovary, the uterus are induced by the change in the level of pituitary. Pituitary में यहाँ पे change आ गया, change in the sense वहाँ से FSH हार्मोन का उसने अपना सीक्रेशन रिलीज करना ज़्यादा कर दिया। एंड ओवेरियन हार्मोन, द सीक्रेशन ऑफ, अभी हम पढ़ेंगे कि सीक्रेशन मतलब पिट्यूटरी हार्मोन क्या है और ओवेरियन हार्मोन क्या है, कि कौन सा हार्मोन आपके पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगा और ओवेरियन कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा गोनाडोट्रोफिन FSH और LH increases gradually during the follicular phases, stimulate follicular development as well as the secretion of estrogen by the growing follicle। अभी मैंने आपको बताया LH FSH भी ज़्यादा है, और LH FSH कहाँ पे है हमारा? प्रोलिफरेटिव फेस में है। LH कहाँ पे हमारा? कॉर्पस ल्यूटियम वाले फेस में है, जो ल्यूटियल फेस है। उसके बाद हमने एस्ट्रोजन देखा जो हमारा फॉलिकुलर फेज है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखा जो हमारा ल्यूटियल फेज था। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल, हमने पढ़ लिया था 14 डेज में हमारा LH FSH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हाई होंगे। रैपिड सीक्रेशन ऑफ द LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल द LH सर्ज, जहाँ पे LH सर्ज होता है वहाँ पे मोस्ट 101% चांसेस होते हैं कॉज द प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो अभी हमने वाली पिक्चर समझी थी ऐसे करके। तो यहाँ पे बेटा जो 14 डेज़ है ना, तो यहाँ पे 1 to 5 डेज़ का तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो अगर 13 डेज़ पे आता है स्पर्म, या पे 12 पर आता है या फिर 11 पर आता है, तो यहाँ पे स्पर्म जो होता है ना वो ओवम का वेट कर लेता है कि वो, क्योंकि 3 डेज़ तक वो उसमें सर्वाइव कर लेता है उसकी फीमेल वाली बॉडी में, यहाँ पे मतलब यूट्राइन वाले टिश्यूज़ में। और फेलोपियन ट्यूब के पास जब जाता है तो उसको 3 डेज़ तक वेट कर लेता है। जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है उसके साथ फ्यूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ 15, 16, 17 पे भी यहाँ पे चांसेस होते हैं, बट यहाँ तो मोर 100% चांस है कॉज द प्रेगनेंसी के। आगे देखते हैं। इंड्यूस द रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल देयर बाय द रिलीज ऑफ द ओवम, जब ओवम रिलीज हो जाएगा उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। जो आपका ओव्यूलेशन जो होता है वो आपका जो रिलीज होता है फॉलो करता है ल्यूटियल फेज को, भी हमने पढ़ा। ओव्यूलेशन आगे जाके किस में जाएगा? ल्यूटियल फेज में जाएगा। ड्यूरिंग विच इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्राफियन फॉलिकल्स का जो रिमेनिंग पार्ट है अब वो किस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन।
आ गई बात, वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी ज़्यादा है, विच इज़ असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम के लिए असेंशियल है। आपने ये वाली पिक्चर अगर समझ ली ना तो आप सारी थ्योरी लिख दोगे इसके। सच एंडोमेट्रियम इज़ अ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम किसके लिए नेसेसरी है? आपकी इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन आपका एक वर्ड होता है जो कि जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है आपकी ब्लास्टुला की या ट्रोफोब्लास्ट, वो कनेक्ट हो जाती है यूट्राइन टिश्यू के साथ और एंडोमेट्रियम के साथ, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। Ovum and other events of the pregnancy. During pregnancy, all events, the menstrual cycle stop and there is a no menstruation. वहाँ पे फिर कोई menstruation cycle नहीं होती. In the absence of fertilizations, corpus luteum degenerate. अगर corpus absence है fertilizations का तो corpus luteum degenerate हो जाएगी और this cause the disintegration of the endometrium leading to the menstruation. फिर से वो menstrual cycle होनी start हो जाएगी. Marking the new cycle, फिर से repeat हो जाएगी वो cycle. In human being menstrual cycle area around 50 years of age में चलती है, उसके बाद वो जाके stop हो जाती है, उसको हम बोलते हैं menopause. और cyclic menstruation is indicator है normal reproductive phase का extent between the menarche and menopause. ठीक है, चलो तो अभी इसमें आपने इसकी सारी थ्योरी देख ली, अब हम इसकी पिक्चर देखते हैं। देखो बेटा, ये हमारी यहाँ पे पिक्चर है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गई पूरी आपकी, ये फॉलिकुलर फेज हो गया जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, ये ल्यूटियल फेज हो गया जिसके हम सिक्रेटरी फेज कहते हैं, ये नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये 1 to 5 days या 1 to 4 days, इट्स डिपेंड्स ऑन वेराई पर्सन टू पर्सन। ओके, इसको हम मेंसेस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो भी दोबारा से ब्लड वेसल जो होती है वो रिग्रेस रोक के दोबारा से बन रही हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है यूट्राइन इवेंट, ये यूट्रस में होगा। ये ओवेरियन हार्मोन आपको मेन यही याद रखने हैं, यहाँ पे इसको ए और बी ऐसे करके दे देते हैं। अभी मैं आपको ऊपर यहाँ पे दिखाऊंगी, ऊपर भी दे देते हैं। देखो, ओवेरियन हार्मोन में आएगा आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवेरियन इवेंट्स में क्या होगा? डेवलपिंग। ये किसका डेवलपिंग है? ये आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर होकर ओव्यूलेशन रिलीज आउट हो गया। यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल हो गया, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम हो गया और रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस नहीं हो जाएगा तो वो रिग्रेस हो जाएगी। यहाँ पे इसमें आपने क्या देखना है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका FSH। ये पहले ये पिट्यूटरी हार्मोन है, पहले FSH यहाँ पे थोड़ा सा कम, अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, 14 डेज पे बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा पहले LH यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम था, यहाँ पे कम, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब 14 डेज पे पीक हो गया दोनों ही हार्मोन। अब यहाँ पे LH फिर से थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ जाएगा, फिर यहाँ पे और बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे पूछता है, इसमें भी पूछ लेगा A और B, ऐसे आपको ना ग्राफ देकर आपकी इसमें लेबलिंग पूछ लेता है, आपकी ओवेरियन हार्मोन में भी और पिट्यूटरी हार्मोन में भी। तो आपको याद रखना है, PF से आप याद कर लें कि P मतलब पिट्यूटरी और F मतलब FSH हार्मोन होगा। जहाँ पे FSH ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे LH ही होगा, है ना। और हमने फॉलिकल पढ़ ही लिया था कब कैसे फॉलिकल ज़्यादा होगा, और ओवेरियन में हमने पढ़ लिया था पहले एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा और प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, प्रोजेस्टेरॉन बाद में बढ़ेगा आपका। ओके, तो आई थिंक ये वाली पिक्चर समझ में आ गई होगी और आपको अब ये भी समझ में आ गया कि ये यहाँ से आपसे लेबलिंग अगर देगा या डायग्राम भी देंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे आता है। पूरा कभी भी आपसे डिफाइंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नहीं देंगे, आपको सिर्फ ये वाली लेबलिंग दे देंगे, पूरा पिक्चर्स दे देंगे और आपको वो बताना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो देखो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या होता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन इन द कॉइटस सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन भी 1 नंबर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इनटू द यूट्रस, यूट्रस में एंटर करता है, सर्विक्स से पास होता हुआ फाइनली रीच द एम्पलरी रीजन, और एम्पलरी रीजन के पास पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। द ओवम रिलीज बाय द ओवरीज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड द एम्पलरी रीजन, ओवरी भी ओवम भी ओवरी से रिलीज होकर एम्पलरी रीजन में पहुंच जाता है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है वेयर इज फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस, तो आपने क्या बताना है, एम्पुलरी रीजन। दिस इज एंड द रीजन वाई नॉट ऑल द कॉपुलेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बाकी और कोई रीज़न नहीं होता प्रेगनेंसी कॉज होने का, सिर्फ यही है कि वो दोनों आपस में मीट हो जाते हैं इस पोजिशन पर आके। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये वाली इसकी बिर्चे मेम्ब्रेन, जो बाहर वाला इसका ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये वाली जो इसकी मेम्ब्रेन है ये आपकी होगी ज़ोना पेलुसिडा। अंदर बहुत सारे इसमें स्पर्म लगे हुए हैं अंदर अपने अंदर जाने के लिए, है ना, लेकिन अंदर एंट्री सिर्फ एक ही कर पाएगा। ये उसका ओवम हो गया, ये वाला इसका प्रीवेटेलियन स्पेस हो गया। देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आएगी और प्रीवेटेलियन स्पेस, ये जो पर्पलिश है ये जो मैंने बनाया है, एक सेकेंड,
देखो ये वाला, एक मिनट मैं ब्लैक से बना रही हूँ उसको। ये जो ब्लैक वाला स्पेस है इसको हम बोलते हैं प्रीवेटेलियन स्पेस, और ये जो इसकी मेम्ब्रेन होगी आउटर मेम्ब्रेन, इसको आप क्या बोलोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। एडिशनल स्पर्म्स, थस इट एंश्योर दैट ओनली द वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। ओवम जो होता है उसके साथ उसको फर्टिलाइज कर देंगे। द सीक्रेशंस ऑफ द एक्रोजोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद स्पर्म एंटर कर जाता है उसके साइटोप्लाज्म में थ्रू द ओवम एंड जोना पेलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा को ब्रेक डाउन करते करते उसकी मेम्ब्रेन में पहुंच जाएगा, उसके साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। उसके साइटोप्लाज्म में क्या है, उसके में न्यूक्लियस है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था स्पर्म का स्ट्रक्चर, उसमें भी तो न्यूक्लियस था। जब दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या होंगे, क्रॉस होंगे, मिक्स होंगे, तो एक न्यू वेरिएशंस का फॉर्मेशन होगा। मेम्ब्रेन, दिस इंड्यूस द कंप्लीशंस ऑफ द म्योटिक डिवीजन। वहाँ पे म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। द सेकेंडरी oocytes, द सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। वहाँ से फिर सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड हैप्लॉइड ओवम, सून हैप्लॉइड न्यूक्लियस टू स्पर्म, दैट इज द एन ओवम फ्यूज विद द डिप्लॉइड जाइगोट। ओवम भी हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड है, और आप आपस में जब ये भी आपका हैप्लॉइड हो गया, ये भी हैप्लॉइड, एंड फ्यूज टू ईच अदर एंड फॉर्म अ जाइगोट। और जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। ओके, आगे वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी। अब बेबी के सेक्स को आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये मेल है या फीमेल है। अब आपको पता है फादर के पास XX क्रोमोसोम, फादर के पास XY है और मदर के पास XX है। तो ये मदर हो गई और ये फादर हो गए। ठीक है। अब बेटा देखो, जैसे सपोज मदर है, यहाँ से एक X क्रोमोसोम आता है ये वाला, यहाँ से एक क्रोमोसोम आया, मैंने एक सेकेंड मैंने यहाँ से मार्क करना शुरू कर दिया। यहाँ से एक X क्रोमोसोम आया ये वाला, यहाँ से ये वाला X क्रोमोसोम आया। ठीक है। अब आपने क्या देखा, सेकंड इसमें क्या बनेगा, सेकंड में ये वाला बनेगा, ये वाला X क्रोमोसोम आया। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये वाला Y क्रोमोसोम आएगा। तो अब ये मदर के पास तो सिर्फ XX ही है ना, तो मदर कहाँ से देगी Y क्रोमोसोम, मदर तो दे ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, फादर भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं देता। तो ये जेनेटिकली ही होता है, ये इन्वायरमेंटली कंडीशन होती है कि कौन सा स्पर्म या कौन सा क्रोमोसोम उस टाइम एक्टिवेट होगा जो जेनेटिक मटेरियल ये कैरी करके रख रहा है। ठीक है। चलिए, हैज़ बीन डिसाइडेड एट द stage itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the human is female is XX, that in the male is XY. The all haploid gametes produced by the female have the sex chromosome X, whereas the male gametes is sperm and sex chromosome is could be the either X or Y. आपको पता है फीमेल के पास होमो है और मेल के पास हेट्रो है। इसमें हमने देखा होमो जो हमारे गैमेट्स होंगे वो फीमेल होंगे और जो हमारे ये होंगे मेल होंगे वो हेट्रो गैमेट्स होंगे। ठीक है। इन मेल गैमेट्स स्पर्म इज द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी द X और Y, hence 50% of the sperm कैरी X क्रोमोसोम while the other 50% कैरी द Y क्रोमोसोम। मतलब 50% चांस है मेल के पास है तो वो X भेजेंगे या 50% Y भेजेंगे। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी द XX और XY। इट्स डिपेंड्स ऑन द वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम। आ गई ना बात कि अब ओवम ये मतलब ओवम के पास जो आएगा या तो वो X आएगा या फिर वो Y आएगा, तो वो उस पर उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो गर्ल बनेगी या फिर वो बॉय बनेगा। The zygote carrying XX would develop into the female baby and XY would form a male. ठीक है। तो ये तो आप पहले से छोटा सा टॉपिक है, तो आप पहले आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो। यहाँ से क्वेश्चंस आपका बहुत रेयर पूछा जाता है। मेन जो टॉपिक हमारा है बच्चे वो यहाँ से आता है आपका ब्लास्टोसिस्ट से, ब्लास्टोमियर्स वगैरह ये सब पूछा जाता है। तो देखो इसमें आपका क्या आता है, ये ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमियर क्या होता है। अभी हमने अपना सिंपल सा पढ़ लिया कि ये मेल गैमेट था, ये फीमेल गैमेट था, ये फ्यूज हो गया एंड फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद अब ये डिवीजन में जाएगा। अब जब डिवीजन में जाएगा तो ये एक सेल हो गई, एक से आपकी ये 2 सेल बन गई, 2 से अब ये बन गई आपकी 4 सेल, 4 से बन गई जाएगी फिर 8, 16, 32, इस तरीके से सेल बनती जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट्स। आपसे पूछ सकता है जब जाइगोट में सेल डिवीजन होता है तो माइटोटिक होगा या म्यूसिस, तो आपने बताना माइटोटिक डिवीजन होगा। मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल द क्लीवेज। हम उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म द 2, 4, 8, 16। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, फेलोपियन ट्यूब से मूव करते करते वो यूट्रस में आ जाता है, क्योंकि अब उसके पास इतना साइज़ नहीं है, इतना उसके पास अपोलो शेप नहीं है कि वो क्या करे, पूरी उसको वहाँ पे डेवलप होने दे। डॉटर सेल्स एंड कॉल द ब्लास्टोमियर। आप देख रहे हो यहाँ पे ये इसके साथ फ्यूज़ हुआ, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 बन गए, 2 से 4 बने, फिर 8 बना। 8 सेल हमारी मरूला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखो,
यहाँ पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की मेम्ब्रेन हो जाएगी, ब्लास्टोमियर इसके सेल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे इसके अंदर जो सेल्स हैं हम उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशंस, और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड अ मोरूला। यहाँ पे आपकी जो मोरूला है वो 8 to 16 सेल स्टेज है। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। अब वो जाके ब्लास्टोसिस्ट मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट्स मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब से घूमती घूमती कहाँ गई, यूट्रस में। ब्लास्टोमियर इज अ ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एंड द आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना, ये ब्लास्टोसिस्ट था, छोटे छोटे आपके आउटर मेम्ब्रेन ये था, यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स बने। बेटा ब्लास्टोमियर बनने के बाद ये जो इसकी मेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसने आपने बोला ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पे ये अपना काम करती है। और ये काम क्या करती है, ये देखो ट्रोफोब्लास्ट, ये काम क्या करेगी। यहाँ पे हमने ये वाला भी स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव का, यहाँ से हमने एम्पुला पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ा था हमने ये सारा, और ये वाला। ठीक, यहाँ पे आपने ये यूट्रस पढ़ा था, यूट्रस की मेम्ब्रेन पढ़ी थी पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। अब हमने पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम इफ फर्टिलाइजेशन इज टेक पार्ट देन, अब मैंने यहाँ पे इस अलग कलर से बनाया है, यहाँ पे ये 8 सेल स्टेज हो गया जिसके साथ ट्रोफोब्लास्ट है। ये सपोज ये आपकी ट्रोफोब्लास्ट है और यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम हो गया और ये यूट्राइन का टिश्यू हो गया। तो आपने बोला ट्रोफोब्लास्ट इज एम्बेडेड विद द यूट्राइन टिश्यू एंड कनेक्ट विद द एंडोमेट्रियम एंड फॉर्म अ प्लेजेंटा। और क्या फॉर्म कर लेती है, प्लेजेंटा फॉर्म कर लेती है। दिस प्रोसेस नोन एज द इम्प्लांटेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, द इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल द इनर सेल मास। इसके अंदर की जो छोटे छोटे जो सेल होंगे उसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इन दैट द एम्ब्रियो। अंदर की जो सेल्स है वो तो एम्ब्रियो बनाएगा, लेकिन उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। आफ्टर अटैचमेंट द न्यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड covers the blastocyst. As a result, blastocyst become embedded in the endometrium to the uterus. This is called the implantation. It leads to the pregnancy, जो कि प्रेगनेंसी को आगे जाके वो लीड कर देती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको इम्प्लांटेशन क्या होता है। अब आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ से ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, वाली पिक्चर दे दी जाती है। तो पहले ये देखो थ्योरी, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द क्रायोनिक विलाई। इंपॉर्टेंट है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देती है ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मेंटेनल ब्लड। पेटेंटल ब्लड होता है उसमें और कुछ आपका यूट्राइन टिश्यू होता है। क्रायोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू बिकम integrated with the each others jointly form a structural and functional unit between the developing embryo fetus maternal body called the placenta। हमने अपनी डायरेक्टली बोल दिया कि वो डायरेक्टली प्लेजेंटा बना लेती है, लेकिन प्लेजेंटा ना अब वो बना के छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसे हम क्रायोनिक विलाई कहते हैं, और यूट्राइन टिश्यूज आगे जाके वो प्लेजेंटा ही फॉर्म करेगी। ठीक है, अब प्लेजेंटा का फंक्शन क्या होता है, फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट देगा एम्ब्रियो को, ऑल्सो रिमूवल द CO2। अब वेस्ट मटेरियल भी तो बाहर करेगा, एक्सक्रीटरी में भी करेगा, वेस्ट मटेरियल भी रिलीज आउट करेगा, प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। द प्लेजेंटा इज कनेक्टेड इन द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कोड। अब जो प्लेजेंटा जो कनेक्ट है अम्बिलिकल कोड से कनेक्ट है, विच इज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द जो सब्सटेंसेज, जितने भी सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहे हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। प्लेजेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यहाँ से प्लेजेंटा तो बता दोगे बट ये नहीं बता पाओगे कि प्लेजेंटा जो है एक एंडोक्राइन टिश्यू है और प्रोड्यूस करता है कुछ बहुत सारे हार्मोन। कौन कौन से, SCG, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, HPL, एस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रॉन। प्लेजेंटा भी एस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज कर रहा है। और HCG क्या है, ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। एंड इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड द रिलैक्सिन। जब प्रेगनेंसी 9 मंथ की कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद बेटा रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इट इज़ ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी, ये ओवरी से सीक्रेटेड आउट होती है। लेट अस रिमेंबर HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन्स ओनली द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सिर्फ HCG, HPL, रिलैक्सिन ये सिर्फ आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द अदर हार्मोन लाइक द एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा, ये सब रिलीज होते ही रहते हैं हमारे। ठीक है, मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन भी उसी टाइम रिलीज होता है जिस टाइम फिर उसको फीटस जो होता है वो डेवलप होता है उससे। आगे इसमें हम देखेंगे, ये देखो पिक्चर्स थोड़ी सी अभी देखेंगे हम। यहाँ पे हमने हार्मोन देख लिए।
इन द बाकी इसमें यहाँ पे कुछ आर इंक्रीज द सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड्स, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज द हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ के लिए सब हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाते हैं मदर की बॉडी में और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हमने क्या बोला, प्लेजेंटल विलाई। कैविटी ऑफ यूट्रस, आगे जाके ये यॉक सैक हो जाएगा, ये एम्ब्रियो है ये आपका, ये छोटा सा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो। ये अम्बिलिकल कोड with its vessels and ये plug of mucus in cervix. Immediately after implantations the inner cell mass embryo differentiated, जैसे ही implantation हो जाता है तो उसके बाद जो होती है वो एम्ब्रियो में क्या होता है, जो उसकी इनर सेल ऑफ मास होती है वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देती है, मतलब वो मेम्ब्रेन बनानी शुरू कर देगी। आउटर डर्मिस होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर होगी तो एक्टो मीजो एंडो बनाएगी। द आउटर लेयर जो होगी वो एक्टोडर्म होगी, इनर जो होगी वो एंडो होगी और मीजो जो होगी वो सूर अपियर बिटवीन द एक्टो और एंडो। पहले बेटा आपसे पूछते हैं, आप सोचोगे पहले एक्टो बनेगी फिर मीजो बनेगी फिर एंडो बनेगी, नो, पहले एक्टो बनेगी एंडो बनेगी, उसके बीच में बाद में ये फर्स्ट बनी, ये सेकंड बनी और ये थर्ड बनेगी बाद में मीजो। ठीक है, these three layers give rise to all tissues organ in adults. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contain the certain cell called the stem cell. जो inner cell of mass होती है उसको हम stem cell कहते हैं, which have the potency to give rise to the tissue and organ. आपने ध्यान रखना है जो inner cell of mass है वो organs बना रहे हैं, जो stem cells हैं वो organ बनाएंगी। ठीक है, ये हो गया सारा। यहाँ से अब बताते हैं थोड़ा क्या क्या प्रेगनेंसी के लिए कौन सा मंथ वो है वो देख लेते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी एज द लास्ट 9 मंथ की होती है। ठीक है, ये तो सभी को पता है, लेकिन आपके यहाँ पे हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी डॉग में, एलिफेंट्स में, कैट्स में, ये आप एक बार देखेंगे कि किस में कितने कितने मंथ्स की होती है। इसमें एलिफेंट्स में आपकी इसमें यहाँ पे 2 ईयर्स की होती है इसकी। ठीक है, तो सब में अपना अलग अलग होता है। इन द ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म, पहले हर्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस इन बाय द लिसनिंग ऑफ द हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप के थ्रू हम उसकी साउंड को सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ के एंड में क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स। अब फीटस के क्या होते हैं, लिम्स बनने लगते हैं, उसके हाथ उंगलियां बनने लगते हैं, डिजिट्स बनने लगते हैं। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक के एंड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड हो जाता है द मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म। 3 मंथ में सारे सिस्टम जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो जाती है। फर्स्ट मूवमेंट हो जाता है फीटस का एंड अपीयरेंस ऑन द हेयर द हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5th मंथ में भी बच्चा जो होता है या फीटस जो होता है वो मूव करने लगता है और उसके हेयर आ जाते हैं हेड पर। ठीक है, आगे बाय द एंड ऑफ द अबाउट 24 वीक्स एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज़ कवर्ड विद द फाइन हेयर। बॉडी फुल मतलब जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे बालों में, आईलिड्स में, तो वहाँ पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। आईलिड सेपरेट होने स्टार्ट हो जाती है, आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस इज़ फुली डेवलप्ड एंड इज़ रेडी फॉर द डिलीवरी के लिए वो रेडी हो जाता है, क्योंकि वो पूरे उसके पार्ट ऑफ ऑर्गन बच्चे क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक आता है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशंस। पार्चुरेशन और लैक्टेशंस में क्या होता है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ का होता है। इट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है याद रखना, जो कि एक टाइम पीरियड होता है इसको हम गेस्टेशन पीरियड या जेस्टेशन कहते हैं। विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होता है द यूट्रस का एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज द एक्सपल्शंस, डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ द फीटस या चाइल्ड बर्थ की डिलीवरी होती है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज अ इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। सिग्नल्स ऑफ द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेजेंटा विच इंक्लूड मिड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। जैसे ही फीटस बाहर आता है तो वहाँ पे एक रिफ्लेक्स सेक्शन क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं फीटल इजैकुलेशन या इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ से आपसे पूछता है जब फीटस का इजैकुलेशन होता है तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन टेक पार्ट करता है, ऑक्सीटोसिन। फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी से वो रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉज द स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और किस में हेल्प करता है, जो यूट्रस होता है मदर का यूट्रस उसमें कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो फीटस जो होता है वो अपने स्पेस को छोड़ देता है, फिर वो वहाँ से एक्सपेल आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। which in the turn stimulate further secretion of oxytocin, simultaneously reflects between the uterine contraction. Oxytocin secretion continues resulting in the stronger and stronger contraction. इसका रिजल्ट क्या आता है, वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। This lead to the expulsion of the baby out
ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। अभी हमने बर्थ कैनाल पढ़ी थी, बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी या फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है, वो पार्चुरेशन होता है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आउट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के बाहर और भी प्लेसेंटा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है आपका लैक्टेशन। फिर यहाँ पे इसमें आपकी एनसीईआरटी फिनिश। इसके आप क्वेश्चंस करेंगे और फिर अभी हम यहाँ पे देखेंगे भी कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो द डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं वो मदर। एंड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जो प्रेगनेंसी का एंड होता है, क्योंकि अब वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वहाँ पे पूरा एक्टिव हो चुका है, वो वहाँ से लैक्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस हेल्प द मदर इज़ फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी को वो फीड कराना शुरू कर देती है। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड क्लोस्ट्रम। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है जो जो प्रेग्नेंट मदर जो होती हैं, जब डिलीवरी के बाद जब 1 से 2 दिन का जो मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रम। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी होती है जो कि फाइट करती है एंटीजेंस के, विच कंटेन द सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली असेंशियल टू द डेवलप रेसिस्टेंस। उस फीटस में, अब वो फीटस नहीं है, वो बाहर आ गया, वो बेबी बन गया। उस बेबी में क्या करेंगी, वो डेवलप कराएंगी रेसिस्टेंसी पावर, ताकि वो किसी भी फॉरेन बॉडी से लड़ने के लिए कैपेबल बन जाए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। एक हेल्दी बेबी के लिए जो डॉक्टर होते हैं इसको एक रिकमेंड करते हैं कि ये जो फीडिंग होती है ये करानी चाहिए, असेंशियल होती है। यहाँ पे आपकी ये फिनिश है। ठीक है, सेम एज अब हम नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।